नमस्कार। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ एक्चुअली आपके सामने हैं। हमारे सामने डॉक्टर दीप्ति हैं। नमस्कार। जो खुद डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं मैम, और ये अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास आई थी। लेवल 2 5th मंथ में जब इन्होंने करवाया था, अराउंड 20 वीक के आसपास। ये जून की बात है। तो इनका लेवल 2 का स्टडी अच्छा था, बट इनके जो प्लेसेंटा में जो सर्कुलेशन होता है उसमें इनको रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो उस रेजिस्टेंस के जिसको मतलब जो रिपोर्ट है उसमें यूट्राइन आर्टरी में नॉच के फॉर्म में रिपोर्ट आपको दिखी थी। तो बहुत बार, क्योंकि इसके लिए अगर प्लेसेंटल सर्कुलेशन, और ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है दर्शकों को, या जो भी हमारे व्यूअर्स या जो भी पेशेंट्स या जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ये आजकल का जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें ये एक ऐसी फाइंडिंग है जो अगर आपको अराउंड 16 से 24 वीक के बीच अगर अल्ट्रासाउंड में ऐसा आता है कि बच्चे का जो खेड़ी है या जो प्लेसेंटा है उसमें सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो वो शुरुआत में तो नॉर्मल होता है, शुरू के 3 मंथ में नॉर्मल है, लेकिन अगर 16वें हफ्ते के बाद अगर प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई में रेजिस्टेंस या ब्लड सप्लाई, जिसको कॉमन टर्म में बोलते हैं कि खून कम जा रहा है प्लेसेंटा को, तो उससे प्रेगनेंसी के रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। या तो जो पेशेंट है, जो प्रेग्नेंट लेडी, उसका बीपी बढ़ता है जिसको हम लोग प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं, या तो बेबी का ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होता है जिसको हम आईयूजीआर कहते हैं, या कम वजन का बच्चा होना, या बहुत बार प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, या बहुत बार प्लेसेंटा में प्रॉब्लम होने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह भी होती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि मैडम खुद डॉक्टर हैं, तो ये सारी चीजें होने रिपोर्ट में जो है उसको देखकर मैम का कंसर्न था कि इसमें कुछ कर सकते हैं क्या। जो अभी करंट मेडिकल साइंस है उसमें जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें प्रोजेस्ट्रॉन और बाकी चीजें दी जाती हैं, लेकिन कुछ सॉलिड उसके एविडेंसेस नहीं है कि प्लेसेंटल सर्कुलेशन पे उसका कितना रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम ब्लिसविदास में होलिस्टिक ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं, और क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो उसमें आयुर्वेद में बोला गया है कि वात का कंट्रोल करना, वात दोष को बैलेंस करना जरूरी है। और उस समय आप बताइए आपको और क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उसी हिसाब से हमने इनकी ट्रीटमेंट प्लान की, और रिजल्ट जो है वो इतने अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ प्लेसेंट, मतलब इनके हर 1.5 महीने पे लगभग अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसमें नॉच में जो रेजिस्टेंस था वो टाइम के साथ कम होता गया, और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, ना इनका बीपी बढ़ा, ना बेबी की ग्रोथ में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ। फुल टर्म बेबी 3.5 kg का हमने डिलीवर करवाया। तो मैम का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि पहले जब 5th मंथ में जब भी लेवल 2 का रिपोर्ट लेकर आई थी तो बॉडी में क्या सिम्टम्स थे, क्योंकि एक डॉक्टर दीप्ति, मैं यहाँ पे ये फोकस करना चाहती हूँ कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो रिपोर्ट लेके आते हैं कि इसमें यूट्राइन आर्टरी में रेजिस्टेंस है, ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम हमारे पेशेंट्स को ये फोकस इस बात पे एम्फेसाइज करना चाहेंगे कि सिर्फ रिपोर्ट, आयुर्वेद सिर्फ रिपोर्ट पे फोकस नहीं करता। पेशेंट्स के जो सिम्टम होते हैं, उनके बॉडी में जो दोष डिस्टर्ब हो रहा है वो सिम्टम जरूर देता है, लेकिन लोग उन चीजों को ओवरलुक करके सिर्फ रिपोर्ट पे कि इसका आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट है क्या। निश्चित रूप से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन सिर्फ डिजीज का नहीं, क्योंकि जब तक जो बॉडी जिसमें वो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो सिम्टम्स आपको क्या क्या थे जिसके बेसिस पे फिर हमने ट्रीटमेंट प्लान किया यस था। मैम, पहले तो यही कहना चाहूंगी कि मेडिकल ऑफिसर हो तो रोज का ट्रैवल था, तो ऑब्वियसली वो वात को मतलब बढ़ाने का कारण तो कंसिस्टेंटली बना ही हुआ था, बिल्कुल। क्योंकि 7 मंथ तक मैंने अपनी जॉब की है। और जो मुझे सिम्टम आए ज्यादातर लूज मोशन होना, या फिर जैसे कभी कच्ची डकार आना, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, मल मेरा नहीं पच रहा है, इस तरह की भी चीज आई। फिर खाने के भी, जो खाने पीने का भी इच्छा था उसमें भी, क्योंकि ऑब्वियसली आम दोष बना हुआ है और भूख नहीं लग रही है ठीक से, तो वो भी एक कंप्लेन बहुत कंसिस्टेंटली बनी। और फिर प्रेगनेंसी में घर वाले ये हाँ, फोकस करते हैं कि हाँ, नहीं, बिल्कुल, खाना खाना खाओ, बहुत खाना ज़्यादा, खाओ, यस, 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 भूख है या है नहीं नहीं है, है, हाँ, खाना खाना मतलब है। ओवरडोज़िंग हो जाती है, डाइजेशन हाँ, पे फिर किसी का का ध्यान ध्यान नहीं नहीं रहता रहता, है, दैट्स सिर्फ ट्रू। न्यूट्रिशन देना है, एग्ज़ैक्टली, उस चीज पे ध्यान एग्ज़ैक्टली। रहता है। और मैम ग्रेजुअली फिर तो इंसोम्निया भी होने लगा था मुझे नाइट में, तो वो भी वात दोष के नींद, बढ़ने का यस कारण यस यस। जो है वो बन रहा था। तो जो भी ट्रीटमेंट आपने दिया है, जैसे अभ्यंग ने मुझे बहुत हेल्प किया कमर दर्द में भी, और ऑब्वियसली मेरे जैसे पाद अभ्यंग जो हम लोग पैरों पे मालिश करते हैं, तो वो हमारे स्लीप को भी इम्प्रूव करता है, तो वो चीज़ें हुई। आम पाचक जो आपने चलाया था उससे धीरे-धीरे
मेरा पाचन हुआ, फिर मेरी भूख बढ़नी शुरू हुई, तो फिर मैं लास्ट के मंथ में अच्छे से डाइट ले पाई हूँ। दैट्स मतलब व्हाई जो हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम्स थी, देखिए यस। शुरुआत वही है। हाँ। यहाँ पेशेंट्स को हम यही समझाना चाहते हैं कि सिर्फ जो प्रॉब्लम है उसके लिए दवाई देना इज नॉट नॉट द प्रॉपर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, यस। जो कॉज है, जैसा कि मैम ने बताया, और हम हमारे पेशेंट्स को, ये सभी पेशेंट्स को बताते हैं जो प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, कि अपना वात दोष कंट्रोल करना कितना जरूरी है, उसके लिए हम मेडिसिन बताते हैं। लेकिन जो डाइट एंड लाइफस्टाइल, जैसा मैम ने बोला कि मैम मेडिकल ऑफिसर हाँ, हैं, हाँ। ट्रैवलिंग काफी इनको करनी पड़ती है, जो वात दोष बढ़ने का अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत कारण बड़ा है। और कारण मैम होता फिर है। वो अब जैसे शारीरिक चीज़ों का तो ध्यान रखा थ्रू मेडिसिन एंड लाइफ़ जो भी भोजन वगैरह यस, करना है, क्या लेना है। फिर आपने जो मेडिटेशन, जो गाइडेड यस, मेडिटेशन था, दैट हेल्प अ लॉट आल्सो, क्योंकि मानसिक दोष भी अगर बना है तो वात दोष को वो वात बढ़ाएगा और दोष को इम्बैलेंस बढ़ाता करेगा। है। यस, एग्ज़ैक्टली। तो ये जो एक डायग्नोसिस जो अल्ट्रासाउंड में थी जी। कि आर्टरी में जो यूट्राइन आर्टरी है, जो बच्चे को, यूट्रस को जो ब्लड पहुंचा रही है, उसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिले, और कहीं भी रेजिस्टेंस है मतलब जैसे हमारा हाइपरटेंशन रहता है, तो क्या है, ब्लड वेसल्स थोड़ी सी उनमें हाँ, टेंशन है, शनाइन कॉन्ट्रैक्शन है या ब्लॉकेज जैसा है। ब्लॉकेज जैसा है। तो ये आयुर्वेद में वात दोष को ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। और आप देखें, इसमें कहीं भी हमने ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कि हम जो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस है उसको घटाने के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओवरऑल जो ट्रीटमेंट दी गई वो गर्भिणी, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उसके वात दोष को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इनके निदान हमने पहले देखे। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस दिख रहा है, हम रेजिस्टेंस कम करने के लिए दवाई देंगे जो यूटेराइन रिलैक्सेंट हो। क्योंकि ये वीडियोस हमारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको सिर्फ जो करंट मेडिकल साइंस है उसकी इन्वेस्टिगेशन देख के डरना नहीं है कि आयुर्वेद में इसके बारे में तो बताया नहीं। निश्चित रूप से आयुर्वेद में जो गर्भिणी परिचर्या बताई गई है उसमें ये कहीं नहीं बताया गया है कि अल्ट्रासाउंड में अगर प्लेसेंटल सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसकी क्या दवाई करें। लेकिन हाँ, हमारे आचार्यों ने ये जरूर बताया कि वात दोष को कंट्रोल करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा डाइट एंड लाइफस्टाइल बताया है। पहला जो है, पहला जो एडवाइस दिया है, प्रथम दिवसे प्रहृष्टा, खुश रहना है। तो अगर अब खुश रहना फिजिकल और मेंटल दोनों वे में, और यहाँ मैम के केस में आप देख रहे हैं, मैम बाहर से सेटिस्फाइड दिख रही है, मैम की जॉब है, बट वो जॉब के भी कारण जो प्रेगनेंसी में जो बॉडी को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वो इनको स्ट्रेस दे रही थी। जो लॉन्ग ट्रैवलिंग आवर्स हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं, उसके कारण इनकी बॉडी में कहीं ना कहीं वात बढ़ रहा था। और जो एक टाइम के बाद बॉडी भी बैलेंस करने की कोशिश करती है, तो एक टाइम के बाद, और फिफ्थ, क्योंकि शुरू के 3 महीने में कफ दोष प्रधान रहता है। प्रेगनेंसी जो 9 महीने की है, यहाँ हम बताना चाहेंगे कि शुरू के 3 महीने जो है, पहला ट्राइमेस्टर, उसमें कफ दोष की प्रधानता रहती है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है, चौथा से जो छठा महीना रहता है, वहां पित्त दोष की प्रधानता रहती है। और उसके बाद छठे के बाद से लेकर टिल डिलीवरी वात दोष की प्रधानता रहती है। तो इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर रेजिस्टेंस बढ़ा है तो बहुत टेंशन की बात नहीं है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी बोलती है। लेकिन अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में रेजिस्टेंस बढ़ा है तो ये बताया जाता है कि इसमें प्रेग्नेंट लेडी को बीपी बढ़ने का चांसेस हैं, बेबी की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होने के चांसेस, जो उसकी पूरी लाइफ पे असर डालने वाला रहता है। तो उसके लिए डायरेक्ट ट्रीटमेंट ढूंढ के कि यूट्रस को रिलैक्स करने वाली आयुर्वेद में कौन सी दवाइयां हैं, उस तरीके से अप्रोच नहीं किया गया। यहाँ पे अप्रोच ये किया गया कि वो रेजिस्टेंस बढ़ने का कारण पेशेंट की डाइट एंड लाइफस्टाइल में कहाँ है। और इनके केस में 2 कारण हमें मिले। एक तो इनका जो डाइजेशन था वो डिस्टर्ब था, जिसे हम आम आयुर्वेद में कहते हैं। तो उसके लिए हमने इनकी आम की पाचन चिकित्सा की, जिसके कारण से इनका डाइजेशन इंप्रूव हुआ। और क्योंकि आम रहेगा तो फिर बॉडी में उसके अवरोध के कारण वात भी दुष्ट होती है। तो मैडम के में दोनों चीजें मिल रही थी। तो हमने पहले आम पाचन किया और फिर उसके बाद जो वात शामक ट्रीटमेंट बताई गई, सिर्फ मेडिसिन पे फोकस नहीं किया, हमने डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू इनका पूरा वात बैलेंस किया। तो इनमें जो प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया, औषधियों में हमने इन्हें आम पाचन दिया, साथ में इनको मात्रावस्ती, शीरवस्ती एडवाइस की, क्योंकि इनके में आम था तो शीरवस्ती हमने ज्यादा एडवाइस नहीं की, तेल से ही मात्रावस्ती एडवाइस की। और इसके अलावा अभ्यंग, मेडिटेशन, डाइट में जो चेंजेस हैं वो सारा कुछ करके इनका जो प्रेगनेंसी का आउटकम था 37 वीक इन्होंने कंप्लीट किया। अदरवाइज ऐसे केसेस में 32 टू 33 वीक तक भी प्रेगनेंसी ले जाना बहुत मुश्किल होता है,
क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई कम है तो बेबी को डिस्ट्रेस होने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे केसेस में आईयूडी भी बच्चा पेट में ही खत्म हो जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। तो ये पूरा डेटा मेंटेन किया गया। इनका जो 20 वीक में एक डेटा अगर हम अपने लोगों के साथ शेयर करना चाहें, जो भी व्यूअर्स हैं, 20वें हफ्ते में जो इनका पीआई पल्सेटाइल इंडेक्स और जो रेजिस्टेंस था आरआई जो था वो इनका 20वें हफ्ते में आरआई 0.77 था, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0.58 से 0.72 होती है, मतलब हायर लिमिट 0.72 है, ये उससे ज्यादा था। और जो पीआई इंडेक्स था वो 20वें हफ्ते की हम बात करें तो 1.71 था, जो नॉर्मल वैल्यू 0.8 से 1.2 होती है, मतलब अपने नॉर्मल से ये ज्यादा था। जो तब ये हमारे पास नहीं आई थी। फिर जो 21 दिन बाद प्रिकॉशनली फिर दोबारा से रिपीट करवाया गया 26 वीक, 6 हफ्ते बाद, तब ये दूसरी ट्रीटमेंट ले रही थी। तो जब फिर ये वैल्यू बढ़ी, इनका जो पीआई इंडेक्स है वो 1.7 था, और फिर जो 26 वीक में है वो पीआई इंडेक्स फिर जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करी उसके बाद से ग्रेजुअली कम होना शुरू हुआ। और फाइनली जब हमने 35 वीक में जब इनका फिर से कलर डॉपलर करवाया तो जो आरआई वैल्यू 20वें हफ्ते में 0.77 थी वो घट के 0.54 हो गई, जो बिल्कुल लोअर लिमिट, जो पहले हायर लिमिट को टच कर रही थी, अभी लोअर लिमिट 0.58 जो नॉर्मल लिमिट है, अभी उससे भी कम हमारा आरआई वैल्यू हो गया था लेफ्ट यूट्राइन आर्टरी का। और जो पीआई वैल्यू है जो 20वें हफ्ते में 1.71 था वो अपने लोअर लिमिट को टच कर रहा था 35वें हफ्ते में, जो हुआ 0.88, जो नॉर्मल वैल्यू 0.8 जो लोअर लिमिट है। मतलब जो दोनों आरआई और पीआई वैल्यू थी जो 20वें हफ्ते में अपने हायर लिमिट से काफी ऊपर थी, वो हमारा जो ट्रीटमेंट जो वस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को उसके लिए जागृत रहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन और जो माइनर एलिमेंट्स रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो वस्ती से बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं। और ये बेबी अनएक्सपेक्टेडली हमें लग रहा था कि हम 33 34 तक भी आगे जा पाए, लेकिन 37 कंप्लीट हुआ और 3.5 केजी का एक हेल्दी बेबी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी स्टे इन एनआईसीयू इनको हैंड ओवर किया गया। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हम सभी देखने वालों को ये बताना चाहते हैं कि आप जब भी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, हाँ, जाने से पहले आप ये जरूर देखें उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और उसके बाद आप सीधे ये क्वेश्चन करना किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कि ये रिपोर्ट है और आप ट्रीटमेंट बताइए। उसके बदले आयुर्वेदिक डॉक्टर पेशेंट मतलब रोग और रोगी दोनों का परीक्षा करता है और उस हिसाब से जो भी प्रॉब्लम है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और उसके रिजल्ट इतने मिराकुलस होते हैं जो हम इस केस के थ्रू देख सकते हैं। ये एक एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे केसेस हम हमारे यहाँ मैनेज करते हैं। बस्ती के जो रिजल्ट हैं, जो वात के जितने भी कर्म बताए गए, वात जो है वो प्रेगनेंसी में अगर कंट्रोल न रहे तो उससे अर्ली एबॉर्शन, फीटल ग्रोथ डिस्टर्ब होना, पेन, हाइपरटेंशन, ये सारी कॉम्प्लिकेशन वात के बढ़ने से होती हैं। तो प्रेगनेंसी में आयुर्वेद में वात को कंट्रोल करने के जितने भी तरीके, चाहे वो वस्ती हो, चाहे वो अभ्यंग हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो डाइट हो, या हमारे मेडिसिन हो, जिसमें गर्भरक्षक योग के जो हम ब्लिसवेदास का यूज करते हैं, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा है मैम, बहुत ही बढ़िया रहा है। और मैंने तो कोई भी मेडिसिन, मतलब फॉलिक एसिड के अलावा तो कोई भी मेडिसिन मैंने मॉडर्न ली ही नहीं। सारी आयुर्वेद की ली है, चाहे आयरन और कैल्शियम वगैरह। और जो गर्भ रक्षा योग है जो मंथ वाइज चला है, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अभी भी मेरे पास है वो 9 मंथ का, मैं उसको भी 9 मंथ वाला, क्योंकि मतलब बेबी होने के बाद भी वो फीडिंग के थ्रू उसका जो पोषण हो रहा है वो दैट वाज वेरी सैटिस्फैक्टरी, बहुत अच्छा रहा। तो थैंक यू फॉर बिलीविंग इन आयुर्वेद एंड आयुर्वेद प्रिंसिपल। और हम सभी लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उन पे विश्वास करिए। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस होगी तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आयुर्वेद के थ्रू ट्रीट नहीं हो सकती है। जरूरत है डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक विश्वास की, प्रॉपर डायग्नोसिस की, जहाँ पे रोग और रोगी दोनों की परीक्षा की जाती है। और अगर पेशेंट सिर्फ मेडिसिन पार्ट पे फोकस ना करके डॉक्टर ने जो डाइट एंड लाइफस्टाइल बताई है उसको फोकस करता है तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं।
और ये क्योंकि एक सिर्फ मदर नहीं, उस बच्चे की पूरी लाइफ की बात है। बात है, यस। तो ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आयुर्वेद में अवेलेबल हैं। आप भी अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं तो प्रेगनेंसी में वात दृष्टि ना हो पाए उसके लिए क्या करना है, और आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर वात को बैलेंस करने के लिए जो डाइट लाइफस्टाइल बताते हैं उसके बारे में जरूर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से डिस्कस करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय भारत। थैंक यू।